नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विकास नगर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़ में आयोजित सप्तशक्ति कार्यक्रम में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। इस अवसर पर उन्होंने अभिभावकों को बच्चों के प्रति जागरूक रहने और उन्हें सही मार्गदर्शन देने के तरीके बताए। गीता खन्ना ने मीडिया के सामने बच्चे में बढ़ते नशे, डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य के जुड़ी हुई अन्य समस्याओं पर चिंता व्यक्त की और अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर ध्यान दें। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने बाल संरक्षण के महत्व को समझते हुए आवश्यक कदम उठाने का संकल्प लिया। सरोवर नगरी नैनीताल के जवानों की फिटनेस और स्मार्ट पुलिसिंग को ध्यान में रखते हुए जनपद के सभी थानों में परेड और शस्त्र हैंडलिंग करवाने के निर्देश दिए गए। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने दिए निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर जगदीश चंद्रा के नेतृत्व में पुलिस लाइन और नैनीताल सर्किल के थानों भीमताल, बेतालघाट, मल्लीताल और तल्लीताल में जवानों से परेड एवं शस्त्र हैंडलिंग का अभ्यास कराया गया। इस मौके पर तमाम पुलिस अधिकारी जवान मौजूद रहे। उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देश पर परिवहन विभाग ने 7+1 सीटर विक्रमों के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। संभागीय आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि यह आदेश 16 दिसंबर से प्रभावी होगा और अब केवल 6+1 सीटर विक्रम ही संचालित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई 7+1 सीटर विक्रम चलाते हुए पाए गए तो उन्हें के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विक्रम जो वाहन हैं जो शहर में और पूरे संभाग में संचालित हो रहे हैं उनके एक निर्देश जारी किए गए थे कि जो भी 7+1 है विक्रम सिटिंग कैपेसिटी में, उनका एक आदेश हुआ था मुख्यालय से, उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो आज वो प्रभावी है। अगर 6+1 सिटिंग वाले जो हैं सिर्फ उन्हीं को चलने की अनुमति होगी। इसलिए हम सभी विक्रम यूनियंस को एक यहाँ से नोटिस जारी कर रहे हैं और विज्ञप्ति के माध्यम से बता रहे हैं कल से उनका जो विक्रम वाहन अगर 7+1 में होगा तो उसको संचालन की अनुमति नहीं होगी। सभी एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को हम डायरेक्शन दे रहे हैं, अगर चलता हुआ पाया जाएगा तो उसको मौके पे सीज करेंगे और परमिट के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति। कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला क्षेत्र से एक रोमांचक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रामगंगा नदी के किनारे मौजूद बाघ पर अचानक पानी के भीतर से एक मगरमच्छ हमला कर देता है, परंतु बाघ मगरमच्छ के जबड़ों से बच निकलता है। इस पूरे मामले पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ौला ने कहा कि जंगल में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नियम चलेगा। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि ये वीडियो जंगल के वास्तविक और कड़े नियमों को दर्शाता है, जहां शिकारी भी हमेशा सुरक्षित नहीं होता। जंगल का नियम है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे अच्छा है वही सर्वाइव करता है। ये एक स्पीसीज के अंदर भी लागू होता है और जो अलग स्पीसीज हैं उनके बीच में भी लागू होता है। तो इस तरह की घटना है जहाँ पर दो स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, वो अक्सर आते रहते हैं, पूरे क्षेत्र से दिखते हैं। और ये जो लेटेस्ट वीडियो है ये भी उसी क्रम में, उसी कड़ी में एक वीडियो है। 7 दिसंबर को ग्राम पुछड़ी में वन विभाग पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 52 अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की थी। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई लगातार पीड़ित परिवार और विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के लोग विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर मंगलवार को व्यापार मंडल और कार्यालय से
तराई पश्चिमी वन प्रभाग के कार्यालय तक पीड़ित परिवार और विभिन्न संगठनों के लोगों ने आक्रोश रैली निकालते हुए सरकार और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। तो वहीं वन परिसर में आयोजित जनसभा में वक्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब लोगों को बेघर करने के साथ ही उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। हमारी मांग तो एक ही है कि जो जहाँ पर रह रहा है उसको वहाँ पर मालिकाना हक दिया जाए और बहुत ज़रूरी है तो तभी जाकर हटाया जाए, लेकिन उससे पहले पुनर्वास नीति लागू की जाए, उनका पुनर्वास किया जाए। और यही हम दुर्भाग्य है कि एक तरफ अनिल बलूनी लगातार बयान दे रहे हैं, भाजपा के लोग वहाँ पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर जिनको छत आज भी नहीं है, जो टेंटों में रह रहे हैं, उनकी न तो शासन प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई न तो सरकार के लोगों के द्वारा व्यवस्था की गई है और लगातार डर का माहौल बनाया जा रहा है। टुकड़े टुकड़ों में लोगों को नोटिस बांटे जा रहे हैं, जिससे लोगों में बहुत आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, डर भी है, भय भी है। तो हमारी मांग तो यही है कि यदि सांसद अनिल बलूनी वास्तव में, और विधायक जी के पास भी गए थे, जो हमको बताया गया कि विधायक ने कहा कि 2 महीने तक कुछ नहीं होगा, ये जो लोग गए थे, तो विधायक हमारा कहना है विधायक गुमराह कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले शासन प्रशासन द्वारा और वन विभाग द्वारा पुछड़ी में घर तोड़े गए और उनके घरों को उजाड़ा गया। वहाँ के लोगों का स्टे भी आया हुआ था। जब वहाँ पे लोगों ने अपना स्टे दिखाया तो पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज किया, उनके साथ बदतमीजी पेश करी। तो उस बदतमीजी पेश करके लोगों को मतलब काफ़ी एक उनके अंदर गुस्सा है, लोगों में काफ़ी हुआ है, जो कि वहाँ के लोग जो है सड़कों पे रह रहे हैं, कोई किराए पे रह रहे हैं, कोई पन्नी डाल के आ रहे हैं। और इसी सरकार के लोग, कभी इनके कोई नेता चले जा रहे हैं गांव में, एक राशन बांटने के लिए जा रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, इन लोगों को एक मजबूर कर रहे हैं। लेकिन जो आज हमारी रैली है, हम सरकार से, वन विभाग से ये कहना चाहते हैं, जो आपका बुलडोजर राज है, या तो आप इसको वापस लीजिए। अगर आपने ये बुलडोजर राज अपना वापस नहीं लिया, अभी तो हम इतने कम लोग यहाँ पे उभरे हैं और आने वाले में हम जो डेफो अपने कार्यालय में बैठा है, हम महिलाएं उसका आना जाना, उसकी सारे रास्ते पर रोक लगा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार्षिक संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर 2050 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, जिनमें उत्तराखंड के प्रतिभागी भी शामिल होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम जनवरी 2026 में आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य छात्रों को परीक्षा से जुड़ा तनाव कम करके उन्हें सकारात्मक रूप से परीक्षा की तैयारियों को लेकर प्रेरित करना है। वहीं उत्तराखंड की शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी, शिक्षक को और अभिभावक 11 जनवरी 2026 तक innovateindia.mygovernment.in पोर्टल पर ऑनलाइन बहुविकल्पीय प्रश्न प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। चयनित प्रतिभागी सीधे प्रधानमंत्री से संवाद कर सकेंगे। अभी तो देखिए, इसमें हमने सबसे पहले तो नोडल ऑफिसर बनाना था, तो स्टेट लेवल पे हमने वंदना गर्ब्याल, जो हमारी SCRT हेड करती है, उनको बनाया गया है। 1 से 11 तक का सभी पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए टाइम है कि वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं भारत सरकार की उसमें जाके। फिर ये अपनी एंट्रीज भेजते हैं, जो भी इनका अपना क्रिएटिव माइंड्स है या जो भी अपना शेयर करना चाह रहे हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस एट दी सेंट्रल लेवल होता है, वो एंट्रीज हमको भेजी जाती है एंड देन उसमें से हम सेलेक्ट करके बेस्ट को भेजते हैं, जिन्हें फिर मौका मिलता है 3 या 4 लोगों को कि माननीय प्रधानमंत्री जी से वे फिर सीधे संवाद कर सकते हैं। इसमें जो कक्षाएं 1 से लेकर 12 तक की शामिल रहेंगी, 1 से लेकर 12 तक की कैसे? हाँ, इसमें एज ग्रुप में तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस हमारे यहाँ से होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणाओं में राजधानी देहरादून में लापरवाही सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि जिसके बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्टरेट में मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागवार समीक्षा बैठक की और बैठक में डीएम ने सभी विभागों से घोषणाओं की प्रगति की जानकारी ली। लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं प्राथमिकता वाले कार्य हैं और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। धामी गति से चल रहे हैं और कार्यों पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सुधार करने का आदेश दिया है।
कुछ सिस्टमिक डेफिशिएंसीज भी हैं और कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है अमंग डिपार्टमेंट्स और डेफिनेटली कुछ जगह पर लापरवाही भी है। तो इसका रिव्यू हम लगातार रेगुलरली लेते हैं, इसीलिए कि कोई भी इश्यूज हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएं और जहाँ पे जो डिपार्टमेंट सीरियसली नहीं ले रहे हैं सीएम घोषणाओं को तो उनके ऊपर कार्रवाई या तो हम करें या फिर उनके कंसर्न्ड विभागों को प्रस्तावित करें। ऋषिकेश के तहसील परिसर में जन सुनवाई के लिए डीएम सविन बंसल ने जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने कई लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उनके पास एक मामला बैंक लोन और नाबालिग को नोटिस दिए जाने से जुड़ा था। पीड़िता ने पति नरेश सिंह की मृत्यु के बाद लोन का बीमा होने के बाद भी 12 साल के नाबालिग बेटे को नोटिस भेजने के साथ गारंटरों को परेशान करने का आरोप लगाया। पीड़िता की फरियाद सुनने के बाद डीएम ने बैंक की आरसी काटने के निर्देश राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। प्रदेश में आगामी 2027 के चुनावों से पहले प्री एसआईआर कार्य चल रहा है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि एक आंकड़े के अनुसार अभी तक 11,000 बूथों में से केवल 4,000 बीएलए नियुक्त किए गए हैं, जिनमें बीजेपी भी शामिल है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में बीजेपी ने 70 विधानसभाओं में बीएलए 1 नियुक्त कर दिया है और बीएलए 2 की प्रक्रिया 31 दिसंबर से पहले सभी बूथों पर पूरी कर ली जाएगी। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में स्वयं मैं उस बैठक में था और हमने अपने 70 के 70 विधानसभाओं में बीएलए 1 नियुक्त कर दी है। अब हमारी बीएलए 2 की प्रक्रिया है, क्योंकि इस उत्तराखंड में 11,733 बूथ हैं और हम निश्चित रूप से जो 31 दिसंबर जो गाइडलाइन चुनाव आयोग ने हमको दिया है उससे पहले ही हम अपने सभी 11,733 जो पोलिंग बूथ हैं उसमें अपने बीएलए 2 की नियुक्ति कर देंगे। और अभी हमारी इस सिलसिले में हमारी विधानसभा सह बैठकें हो रही है, उसके पश्चात हमारी अभी मंडलों की बैठकें हो रही है। ये सारे एसआईआर के बीएलए 1 और 2 को लेकर के चल रही है। निर्धारित समय पर भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी इस उत्तराखंड में होगी जो अपने बीएलए 1 और बीएलए 2 की नियुक्ति कर देगी। खबर विकास नगर से है, जहां प्रतिष्ठा सेवा समिति एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुमित कुमार ने जिला प्रशासन पर हेराफेरी कर रजिस्ट्री करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें जमीन के कागजात और रजिस्ट्रियों में गलत तरीके से काम करने की बात कही गई, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठ रही है। इस अवैध खरीद फरोख्त में अधिकारियों की संलिप्तता को लेकर फर्जी लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट बनाने वाले पटवारियों के ऊपर निलंबन की कार्रवाई समेत विभागीय अभियोग पंजीकृत कर उच्च स्तरीय जांच एसआईटी गठित करने की मांग की है। उधर उत्तराखंड में महक क्रांति नीति 2026 से 36 का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में इसका उद्घाटन किया है। इस नीति के तहत राज्य में लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और करीब 1 लाख किसानों को इससे जोड़ा जाएगा। आने वाले 10 वर्षों में इससे राज्य में सुगंधित फसलों का टर्नओवर 100 करोड़ से बढ़कर लगभग 1200 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, जिससे किसानों की आय और राज्य की अर्थव्यवस्था दोनों में वृद्धि होगी। नीति के प्रथम चरण में उत्तराखंड के 7 जिलों में एरोमा वैली विकसित की जाएगी और जैसे कि पिथौरागढ़ में तैमूर वैली, चमोली और अल्मोड़ा में डेमस्क रोज वैली, ऊधमसिंह नगर में मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली, हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास और मिंट वैली। विशेषज्ञों के अनुसार इन वैलियों से किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और इनकी जीविका मजबूत होगी।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।